अस्सलाम वालेकुम रमल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चों, टीचर क्या हाल चाल है? आबिया, मेरी आवाज सबको आ रही है? जी मिस। अच्छा, गूंज तो नहीं रही है? नो मिस। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 2 है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बुक ओपन की भी है? यस मिस। मिस बैठ सुने। मिस बच्चों तक आवाज सही आ रही है? आपकी जी आवाज बेटा। डबल आ रही है। जी बेटा। मिस आपकी आवाज डबल की भी डबल आ रही है ना, डबल आ रही है ना? है। मुझे खुद भी रिपीट शो हो रही है। 1 मिनट रुकिएगा। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस डबल आ रही है। डबल डबल आ रही है। अब सही आई? नो सर। हेडफोन का प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग का प्रॉब्लम है। हेडफोन सही है, इस सेटिंग में प्रॉब्लम है। सेटिंग में इको क्योंकि बच्चों के पास भी रिपीट आवाज जा रही है और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ रिपीट आ रही है। अच्छा, 1 मिनट के लिए बच्चों, तमाम बच्चों। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। एक दफा बोल के देखते हैं। अब सही है बच्चों? यस अब सही है। सर सही है। जी फ्रेंड, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी में सब सही है। सारी सही सही। आ रही है। यस मिस आ रही है। अच्छा, सही। अब देखें, अब आवाज की क्वालिटी सही है ना? जी में सही है। बिल्कुल। यस अच्छा चलिए, सही अब है। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप तमाम स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मिस। यस यस मिस। यस मिस। यस मिस। अच्छा बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये लेसन नंबर 2 है। आप तमाम स्टूडेंट ने बुक्स ओपन कर ली है? पेज नंबर यस 15 मिस। है ये। पेज नंबर बताएं। जी बेटा। 15। हाँ, 1515। अच्छा, आप लोग ना अपने माइक जो है ना ऑफ कर दीजिएगा। हो सकता है किसी का माइक ऑन हो, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ रिपीट होके आ रही है। ठीक है, हम चैट के ज़रिए भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम अ, टीचर 1 मिनट के लिए बेटा। अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटा, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो है आजकल
हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ नहीं किया जाता हो, ठीक है। हर फील्ड में, चाहे हम घर में मौजूद हों, चाहे हम कहीं जॉब कर रहे हों, या किसी भी प्लेस पे जाएं, वहाँ पर हर जगह पर हम कंप्यूटर यूज़ करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि कंप्यूटर की अगर वर्किंग की बात की जाए तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, फिर उसे प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट या रिजल्ट देती है, ठीक है ना। टीचर आपकी आवाज इसकी बहुत स्लो मिसाल आ जैसे रही है। बुक में दी हुई है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप रेलवे में जो है रिजर्वेशन जो होगी, वहाँ पर जाकर आप अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन देंगे टीचर, कि भाई हमें फ़लाँ जगह ट्रैवल मिस करना है, इस डेट इस टाइम पर ये सीट अवेलेबल है या नहीं मिस है। नादिया, जी बेटा बोलें। टीचर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, एक मिनट में फिर एक मिनट रुकिए बेटा। हेलो मिस। जी बेटा, अभी देखो अभी भी हेलो टीचर। हेलो मिस मिस। टीचर, मिस टीचर, टीचर। हाँ बेटा, अब आपको इसी तरीके से थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मुझे खुद आवाज़ रिपीट हो रही है, मैं कोशिश करती हूँ कि ठहर ठहर के आपको समझाऊँ। सही है। ओके मिस। अच्छा, जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? यस मिस यस हो रही मिस है। ओके, हो रही है। सही सही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अपने दो टॉपिक जैसे कंप्यूटर सिस्टम को समझते हैं और दूसरा टॉपिक होगा मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हम अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि जैसे मिसाल ये दी गई थी कि कंप्यूटर में डाटा को हम इनपुट करते हैं या उसके बाद वो प्रोसेस होता है तो आउटपुट, तो उसकी मिसाल एक समझ लें रेलवे रिजर्वेशन से ले ली थी कि जब आप जाते हैं और या कोई भी पर्सन जाता है ट्रैवल करने के लिए तो वो पहले अपना टिकट बुक करवाता है या सीट रिजर्वेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले वो अपना तमाम इन्फॉर्मेशन देता है कि नाम अपना बताता है, किस जगह उसे ट्रैवल करना है, किस डेट पे, किस टाइम पे। फिर जो क्लर्क होता है वो कंप्यूटर में वो तमाम तर रॉ डाटा जो है वो इनपुट करता है, यानी कि उसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट करता है कंप्यूटर पे। फिर वो चेक करता है कि आया इस डेट पे ये चीज़ ये सीट अवेलेबल है या नहीं है। और जब कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये आउटपुट होता है, ठीक है। जो वो सर्चिंग कर रहा होता है वो प्रोसेस हो रहा होता है और जब वो कंफर्मेशन देता है आपको तो वो आउटपुट है, ठीक है बेटा। बात समझ आई? यस मिस जी यस बेटा, मिस। यस मिस आ रही ठीक है। टीचर। अच्छा, अच्छा, अब हम आते हैं मतलब कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप में वर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस और आउट, सही है। इनपुट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे?
ना कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर में कोई चीज इनपुट करना। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे बेटा। हम लोग कोई भी जब हम कंप्यूटर को डाटा रॉ डाटा देते हैं या कंप्यूटर इनपुट लेता है, यानी जब हम उसमें कोई भी रॉ डाटा डालते हैं तो वो इनपुट करना होता है, सही है ना। मिसाल के तौर पे मुझे एक मार्कशीट बनानी है, तो मैं यहाँ पर डाटा इनपुट करूँगी ना कि स्टूडेंट का नेम लिखूँगी, उनके नंबर्स लिखूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जहाँ पर अर्थमेटिक से रिलेटेड टॉपिक वो है वर्किंग, तो अर्थमेटिक लॉजिक की तरफ चल जाएगा, वरना मेमोरी यूनिट की तरफ चल जाएगा, ठीक है। यानी रैम में जाएगा, रैम में वर्किंग होगी, जो भी वर्किंग होगी उस वक्त। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब रिज़ल्ट हमारा प्रोसेस होकर रिज़ल्ट निकलेगा, यानी हमारी मार्कशीट तैयार हो जाएगी, फार्मूले वगैरह यूज़ करके हम सब कुछ तैयार कर लेंगे, तो फिर हमारा रिज़ल्ट स्क्रीन पर आउटपुट नज़र आएगा। और जब हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये रिज़ल्ट सही है, तो उसके बाद फिर हम उसे सेव कर देंगे, तो फिर वापस वो मेमोरी यूनिट यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क में चल जाएगा, ठीक है। मैं इसको मज़ीद आपको डिटेल से समझाती हूँ, लेकिन इनपुट, प्रोसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर आउटपुट, ठीक है। यहाँ हम नेक्स्ट पे आते हैं। जो पिक्चर मैंने अभी दिखाई वो एक लॉजिकल पिक्चर थी, ठीक है। अब आप अगर डिवाइसेस के ज़रिए समझना चाहें तो ये देखें, कीबोर्ड या ये माउस के ज़रिए हम डाटा को इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ जा रहा है, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट हमें कहाँ नज़र आ रहे हैं, आउटपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इन दोनों की डिटेल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यानी वो डिवाइसेस जो इनपुट यूनिट में और आउटपुट यूनिट में यूज़ होती हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको इस लेक्चर यानी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी हमारा टॉपिक आ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, या लॉजिकल लिहाज से तीन मेन वर्किंग होती है इसमें। पहली चीज़ क्या हो रही होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, यानी कि जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्किंग होती है, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिक का मतलब यही होता है ना कि ग्रेटर देन है या लेस देन है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का वर्क होता है इसमें, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी तमाम तर प्रोसेसिंग जो होती है वो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन पार्ट्स जो हैं, या तीन मेन कैटेगरीज या कंपोनेंट्स जो हैं, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम कर रहा है, कैलकुलेशन से रिलेटेड तमाम तर वर्किंग थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अर्थमेटिक से मुराद ये है, कैलकुलेशन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, नॉट इक्वल देन, ये लॉजिक में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है, ये कंट्रोल यूनिट टीचर आता एक है। और बार बता जी दीजिए, बेटा बोलें। जो लॉजिक वाला और आपने बताया वो एक और बार बता दीजिए। इसे दोबारा से समझाऊं। यस मिस। अच्छा ठीक है। आपको पता है कंप्यूटर में वर्किंग हम कंप्यूटर का मतलब ही कंप्यूट करना होता है, यानी कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली जो वर्क कंप्यूटर के अंदर होता था, क्या होता था कि अर्थमेटिक से रिलेटेड वर्किंग। तो जब हम कंप्यूटर पे कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्किंग करते हैं, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास वो काम जाता है, ठीक है। अब अर्थमेटिक से मुराद क्या थी, जैसे तमाम कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। और लॉजिक कहाँ होता है कि ग्रेटर देन, लेस देन। अब इसकी मिसाल कैसे होगी बेटा, जैसे 9 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है, ये लॉजिक है, सही है ना। तो इसी तरीके से लॉजिकल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है कैलकुलेशन करना, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, सही है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यस यस मिस। टीचर। यस मिस।
ओके बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम। 1 मिनट के लिए बेटा मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लूँ। जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल, ये यूनिट कंट्रोल इस यूनिट करता का है। वर्क होता है कि तमाम तर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, डाटा कहाँ आ रहा है, कहाँ भेजना है, ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट करता है। सही है। ओके मैम। अच्छा, ओके। नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी से मुराद क्या हुई कि आप स्टोर कर रहे हैं ना, जो भी डाटा है वो आप स्टोर कर रहे हैं। अब इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको देखें डायग्राम नज़र आ रही है, ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर का जो ब्रेन है या स्टोरेज जितनी भी होती है वो मेमोरी में होती है। ठीक है ना, तो जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सही है बच्चों। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि छोटा मेन कम। मेमोरी। ठीक है ना, तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? मेन मेन मेमोरी। मेमोरी। सही। अच्छा, अब इसकी कितनी टाइप्स हैं? टू रैम टाइप्स हैं, और रैम और रोम। रोम। अच्छा, मुझे फुल फॉर्म तो ज़रा बताइए, रैम की क्या है? रैंडम एस रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। अच्छा, और रोम की? रोम की हाँ, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ओनली मेमोरी। मेमोरी। जी। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग का सारा प्रोसीजर हो रहा होता है वो रोम के ज़रिए होता है। ठीक है, रोम को फ्रेमवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, बूटिंग पे होता है तो ये रोम वाली मेमोरी यूज़ होती है। ठीक है, इस मेमोरी को रीड किया जा सकता है। ठीक है, यस। लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। जबकि रैम जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस वक्त जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जब तक आप सेव नहीं करते वो रैम में ही होता है, वर्किंग होती रहती है और उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है कि सेव करते हैं तो वो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। सही है। यस। ओके। रैम वक्ती मेमोरी होती है, जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं वक्ती तौर पर वो इसमें आ रही होती है। ठीक है, रैंडम का मतलब ही ये है कि इसमें तरतीब नहीं होती, मतलब रैंडमली आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस मिस। यस मिस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ये बताइए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू CPU। की कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। जैसे शाबाश। कंट्रोल थ्री हाँ यूनिट्स हाँ, होते हैं। मेमोरी यूनिट, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। अच्छा, ये बताइए कि अब मैं यहाँ पे हाइड नहीं कर सकती और प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ गया। ठीक है, अब हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी का मतलब क्या है? बड़ी, यानी कि इसमें डाटा ज़्यादा स्टोर हो सकता है। सही है ना? लार्ज स्टोरेज। सेकेंडरी, हाँ, एक्सिलरी मेमोरी है। अच्छा, अब एग्जैक्टली। इसमें भी देखिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। ये फ्लॉपी 5 है। डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, डिस्क है और फिर कॉम्पैक्ट डिस्क है। हार्ड डिस्क तो आपकी सीपीयू में लगी हुई होती है। ठीक है ना। अच्छा, हार्ड डिस्क में जब हम रैम से जब डाटा हम स्टोर करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेटिक टेप पहले यूज़ हुआ करता था, इसके ज़रिए डाटा स्टोर किया जाता था। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर कैसेट्स वगैरह पुरानी देखी होंगी, बिल्कुल उसी तरीके से ये मैग्नेटिक टेप जो है इसमें डाटा स्टोर किया जाता था। सही है। अच्छा,
फ्लॉपी डिस्क का यूज़ अब काफ़ी कम हो गया है। मतलब अब फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन पहले हार्ड डिस्क के साथ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यानी कि अगर डाटा को स्टोर करके कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो आप फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे। ठीक है, अब तो खैर यूएसबी आ गई है और मेमोरी कार्ड और बहुत सारे और चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम डाटा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई। इनके ज़रिए भी डीवीडी हो गया, ये सीडी हो गए, इनके ज़रिए हम डाटा को स्टोर करते हैं। ये सब डिवाइसेस किस में आती हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, Yes, अच्छा, miss. अब पिक्चर्स देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम और रोम की बात की, तो अगर आपके पास घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा और सीपीयू का है, कंट्रोल बॉक्स होगा, तो आप उसको ओपन करके देखेंगे तो उसमें किसी बड़े की मदद से आप ये देख सकते हैं कि उसमें रैम लगी हुई होती हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब ये जब भी वर्किंग होती है तो ये पूरा जब तक ये काम होता है उस वक्त तक ये इसमें डाटा स्टोर रहता है, और जैसे ही आप सिस्टम को स्विच ऑफ करते हो ये वापस रिफ़्रेश हो जाता है, यानी इसका सारा डाटा रिमूव हो जाता है और फिर दोबारा से आप जो भी वर्क करते हैं। तो ये ऐसी मिसाल है जैसे एक रूम है जिसमें आए, काम किया और चल गए, रूम खाली है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रैम होती है ये भी खाली हो जाती है। ठीक है, अच्छा, रोम क्या होता है? चूँकि ये बूटिंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर डाटा, यानी कंप्यूटर स्टार्ट करने का सारा डाटा इसके अंदर होता है, रोम के अंदर। ठीक है, जब आप आगे क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको इसकी भी बहुत सारी काइंड्स जो है वो आप देख पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो वही यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में भी देखिए बेटा, डाटा जब जाता है तो प्राइमरी मेमोरी की तरफ जाता है, और जब कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में जा रहा है तो रैम से जब डाटा पूरा मतलब हम सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में चले जाता है। ठीक है, टीचर हम लोग रीड नहीं करेंगे चैप्टर को? जी बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा इसको बेसिक आपको एक्सप्लेन करने वाली थी। अब इसके बाद जो है फिर आप रीड करने के बाद अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी थोड़ी देर में। ठीक है, Okay. अच्छा, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, Yes. क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Miss floppy disk. जी बेटा, इस डिवाइस का नाम बताइए। ये कौन सी Floppy डिवाइस है? disk. दोबारा से। Teacher, floppy disk. Floppy disk. Which device? USB. सोचें, CD-ROM device. ये सारी डिवाइसेस तो आप CD-ROM. जिस जगह पे मेरा कर्सर है, पॉइंटर है, मुझे वो बताइए। मिस कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। इस हार्ड डिस्क। ठीक है, Computer hard drive. Computer hard drive. अच्छा, ड्राइव और डिस्क में क्या फ़र्क है? किसी को पता है? देखिए बेटा, हार्ड डिस्क को जो ड्राइव होती है वो रीड करती है, यानी जो भी डाटा स्टोर है वो तो हार्ड डिस्क में है ना। अब उसको जो ड्राइव जिसमें लगी हुई होती है, ये वो बॉक्स जो है रीड करके देता है। ठीक है, उसको ड्राइव कहते हैं। ठीक है, ये ड्राइव है और ये डिस्क है। समझ आई? ठीक है ना बेटा? अच्छा, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखिए, ये फ्लॉपी डिस्क है। Floppy disk. ठीक है, डीवीडी, और इसी तरीके से ये तो सब जानते हैं। ये क्या है? USB. USB. यूएसबी। सही, USB. सही, सही। और जिस जगह यूएसबी लगाते हैं वो यूएसबी पोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्योंकि इसके मुकाबले में इसका साइज़ भी छोटा है तो अब हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, अब हम आते हैं वापस, हम बैक पे आते हैं। ठीक है,
मैं क्वेश्चन questions आंसर पूछेंगे। आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? Yes, miss. अच्छा, आपको क्लास के बाद कॉपी वर्क भी दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लेसन नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में सवाल है, ठीक है? यहाँ पहला एक क्वेश्चन जो है, ये 3 मेन कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर सिस्टम के, वो बताने हैं, ठीक है? और वो कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम के यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात नहीं हो रही, सही है? अच्छा, इस सवाल का जवाब तो आप फ़ौरन ही याद कर लेंगे कि इनका डिफरेंस बताना है, इनपुट का और आउटपुट का। इनपुट डिवाइसेस कोई अच्छा रीड करके मुझे बताइए बेटा। The input unit consists of input devices. Consist input devices, output This कंसिस्ट output device. These are the devices that are used to input data into a computer. These सही are the These are devices the that that are used to give the output to the user. सही और most common input devices are keyboard and mouse. Most Other common output devices are monitor and printer. सही Other input devices are trackball, scanner, light pen, digital camera. सही Other output devices are microfilm and plotter. वेरी नाइस। अच्छा, मेरे पास इस वक्त क्योंकि ये पीडीएफ है ना, तो इसमें मैं आपको मतलब वो नहीं कर सकती कि हाइड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना? तो अब अगर मैं इसको आपसे ऐसे ही पूछूं कि आप खुद से अपने अल्फाज में मुझे इसका जवाब बताइए, तो आप मुझे डिफरेंसेस बता देंगे? पहला, इनपुट डिवाइसेस का डिफरेंस क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस में पहला डिफरेंस क्या है? कि इनपुट यूनिट जो है किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? टीचर जी, Input devices पे Input devices पे output सिंपल सी consider बात है, output लॉजिकल devices बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे वो डिवाइसेस जो इनपुट यूनिट में यूज़ होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं या जो कंसिस्ट कर रही होती output हैं, में और use होती इसी है वो output कहलाती हाँ, है। सही। अच्छा, और दूसरा क्या है? दूसरा फ़र्क क्या है कि इनका यूज़ बताना है कि ये यूज़ कैसे होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस इनपुट डाटा करने के लिए यूज़ होती हैं, और और ये आउटपुट give डिवाइसेस output के ज़रिए क्या होता है, डाटा यूज़र को मिलता है, यानी वो गिव करते हैं आउटपुट, ठीक है ना? यानी डाटा देते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह दें कि अगर हम आसानी से देखें तो गिव आउटपुट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं? डाटा दे रही होती हैं, रिजल्ट दे रही होती हैं, ठीक है? आउटपुट दे रही होती हैं। अच्छा, बेसिकली या कॉमनली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? keyboard और कीबोर्ड और mouse, माउस, ठीक है? keyboard, और mouse, हाँ, और इसी तरीके से monitor और मॉनिटर और printer। प्रिंटर आप लोग लैब में देख चुके हैं, आप ये इन चीज़ों पे फ़र्क कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन अब जो मज़ीद डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं इनपुट करने के लिए, वो ट्रैक बॉल है, ठीक है? Scanner, light स्कैनर, pen, लाइट पेन digital है, camera। हाँ, डिजिटल कैमरा वगैरह। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के लिए, तो माइक्रोफिल्म और plotter. Plotter। फ्लोटर, हाँ, माइक्रोफिल्म के ज़रिए भी बेटा आप आउटपुट देख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े अखबारात वगैरह जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह, उनकी डिटेल जो है माइक्रोफिल्म के ज़रिए स्टोर कर ली जाती है और उस पे देखी जाती है, माइक्रोफिल्म पे देखी जाती है, सही है? Yes, miss। अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन यानी सी क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है? तो आपको पता है कितनी टाइप की प्राइमरी मेमोरी है? कितनी? Two types। सही। अच्छा, अब नाम आप लोगों को पता है?
रैम और रोम। रैम और रोम। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म आपको पता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही। मेमोरी। अच्छा बस ये 4 सवाल रीड में ओनली मेमोरी। अच्छा ये कैसी मेमोरी होती है, यानी वॉलेटाइल होती है या नॉन वॉलेटाइल होती है? सोचो। वॉलेटाइल। ये वॉलेटाइल होती वॉलेटाइल। है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वॉलेटाइल। सिस्टम को स्विच ऑफ करते हो तो ये जो भी इसमें उस वक्त स्टोर होता है वो सब रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी स्विच ऑफ हुआ तो सारा सब कुछ जो है डिलीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं या रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं टीचर। दोनों कर बोथ। सकते हैं, यानी रीड एंड राइट दोनों। बोथ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसका डाटा किस वक्त रिमूव होता है तो आप क्या जवाब दोगे? स्विच ऑफ करने से। स्विच ऑफ वेरी करने पे। नाइस, शाबाश बेटा। अच्छा, अब हम यहाँ रोम की तरफ आ जाते हैं। ये बताइए, इस रैम तो है वॉलेटाइल मेमोरी, जो ये तो नॉन रोम क्या वॉलेटाइल है। है? वॉलेटाइल। नॉन नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल। सही। अच्छा, ये बताइए कि क्या इसका डाटा रिमूव हो जाता है नो जैसे मिस। सिस्टम स्विच ऑफ होता है? नो। नो। नो मिस नहीं होता। अपनी जगह जी पे हाँ, ही डज रहता नॉट गेट गेट लॉस्ट, लॉस ठीक है। व्हेन द कंप्यूटर इज द स्विच ऑफ। कंप्यूटर स्विच ऑफ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी पे शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहले तो ये बताना है सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद भाई इसमें लार्ज डाटा कैसे स्टोर होता है? इसमें लार्ज लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर होता है और स्टोरेज। परमानेंटली, ठीक है ना। और फिर परमानेंटली क्या हो होता जाता है कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के नाम बता देने हैं, ठीक है ना। है। यानी हार्ड हार्ड डिस्क डिस्क, है, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क डिस्क। एंड सीडी रोम। सही, शाबाश। अच्छा जी, आप लोगों को कॉपी वर्क समझ आया बच्चों? यस मिस। इसमें कोई Yes. प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मिस। है। कॉपी अच्छा वर्क जी। में क्या करना है? जी टीचर ये बेटा। सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाँ, Miss, आज the आपको fourth इंशाल्लाह भेज question दिए is जाएंगे तो आप ये सब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, ओके ठीक है। मिस। तो वो मैं टीचर एक्सप्लेन आगे कर वहाँ पे दूंगी। पेज नंबर अच्छा, ये 26 टॉपिक पे में कोई क्वेश्चन आंसर लिखे प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो teacher. मिस। जी जो जी बोलिए। 26 क्वेश्चन नंबर ये पे टीचर जो जी बेटा। 26 नंबर पे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं वहाँ पे वो करने हैं हाँ, कॉपी आप में। लोगों ने पहला चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है ना बेटा? जो लेसन नंबर लास्ट 1 2। वर्ड क्वेश्चन पहले is चैप्टर का लास्ट वर्ड फुल फॉर्म है ना। इसके आंसर्स का है जी बेटा। ये जो 26 पेज नंबर है ना उस पे आंसर्स द फॉलोइंग लिखा हुआ है, हमें वो करने हैं कॉपी में। 26 पेज नंबर के, एक मिनट बेटा। इसमें से मैंने आपको डी तक के दिए हैं, ठीक है। अब उसके okay. बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में दूंगी मैं आपको, ओके मिस। ठीक है। ई से लेकर एच तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में होंगे। ब्रैकेट्स लगवा दिए मिस आपने? ब्रैकेट मिस आपने निशान लगा दिए कि कहाँ कहाँ से? नहीं नहीं, आपको काम आपके पास आएगा ना। आज क्लास ऑफ होते ही आप तक काम पहुंच जाएगा, ठीक है। पीडीएफ पहुंच जाएगी, आप कॉपी कर लीजिएगा। और मैंने इसीलिए आपको एक्सप्लेन 11 भी बजे कर तक दिया। पहुँच जाएगा ना अच्छा जी, इसके मिस? लिए 11 टीचर 11 बजे तक पहुँच जाएगा काम? जी सही है बच्चों। टीचर मैंने स्क्रीनशॉट Sir, first में तो PDF खुलता ही नहीं है। अच्छा, फिर देख लेते हैं ना आगे। टीचर मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया। अच्छा अच्छा जी। मैंने भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा, यहाँ 14 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट बीच में आए थे बेटा, वो मालूम है आपको कौन है? नो मिस। अच्छा, मैं भी नहीं देख पाई थी। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सारा मिस। क्लियर है? यस। तो अब मैं सवालात पूछना शुरू करूं? यस। Yes, miss. चलें जी। अच्छा, पहला सवाल आपसे ये है कि कंप्यूटर की आप में से कोई कंप्यूटर की डेफिनेशन बताएं
एक्सप्लेन करें। कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, पार्ट है कंप्यूटर की डेफिनेशन बताइए। क्योंकि हमें आजकल अभी ट्रेवल्स वगैरह में सपना यूज होता है कंप्यूटर आर बीइंग और डे ऑफ used in each and every field of work. They हाँ, have ये तो ये है become ना कि कंप्यूटर को हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी है कि कंप्यूटर है क्या, जल्दी कंप्यूटर बताइए। एक ऑर्गेनाइजर मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जी हाँ, electronic जो सब machine यूज करते हैं। perform three basic functions: सही, input, जो कि इनपुट processing और output. और आउटपुट है वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए बेटा, हम कंप्यूटर सिस्टम की जब बात करते हैं तो हम इसको कितने यूनिट में डिवाइड करते हैं? थ्री यूनिट्स में। Three units में डिवाइड करते हैं अच्छा, जो input कि unit, central processing unit और output unit. वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि इनपुट का क्या मतलब? इनपुट का मतलब जो डेटा अगर है वो हम लोग डिवाइसेस जो इनपुट डेटा इनपुट करना। डेटा इनपुट हाँ, वाली यानी ये क्या कहता कीबोर्ड, है, माउस, टेक इनपुट। इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं? ये क्या कहती डेटा हैं? इनपुट टेक करती हैं. इनपुट, ठीक है। डेटा इनपुट करके हाँ, अच्छा ये बताइए आउटपुट क्या करते हैं? आउटपुट हमें हाँ, रिजल्ट दिखाता देते है. हैं, रिजल्ट देते हैं। हमें रिजल्ट दिखाते हैं. अच्छा, रिजल्ट और दिखाता है अच्छा ये बताइए, तमाम तर प्रोसेसिंग जो हो रही होती है, तमाम तर टास्क जो प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो कहाँ होते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वेरी CPU नाइस, शाबाश। अच्छा, अब हम आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की तरफ। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हाँ, लेकिन अगर ब्रेन हम ऑफ कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन बॉडी की ऑफ मिसाल कंप्यूटर. लें तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. वेरी नाइस, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, ये बताइए सीपीयू में कितने मेन कंपोनेंट हैं? थ्री कंपोनेंट्स हैं. वेरी थ्री। गुड। अच्छा, अरिथमेटिक, अब ये लॉजिक बताइए, यूनिट, कोई एक स्टूडेंट मुझे कंट्रोल इन यूनिट, तीनों मेमोरी. के नाम बताइए। अरिथमेटिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को एक्सप्लेन करें। तो अर्थमेटिक का क्या मतलब है? अरिथमेटिक यूनिट जो है वो कैलकुलेशन करता है, कोई भी कैलकुलेशन करता है वो. सही, शाबाश। अच्छा, ये बताइए लॉजिक से क्या मतलब है? इसे ग्रेटर देन लेस देन का वो बताता है ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल और इस तरह और का etc. सही सही सही, शाबाश। अच्छा, ये बताइए कंट्रोल यूनिट से आप क्या समझते हैं? ये कंट्रोल यूनिट हम सब सारी डेटा वगैरह को कंट्रोल करता है. सही, जो भी हम इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए डाटा इनपुट करते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसे इंस्ट्रक्शन को कहता है कि भाई अब आप रैम में चले जाएं, अब आप अगर इस डाटा वर्किंग हो गया है, प्रोसेस पूरा हो गया तो भाई अब स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चले जाएं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा तो भाई आप ALU की तरफ चले जाएं। तो ये काम कौन कर रहा होता है? तमाम एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट। सही है, क्लियर है बेटा? यस मिस. अच्छा, अब हम आते हैं मेमोरी यूनिट की तरफ, ठीक है। अच्छा, मेमोरी यूनिट के बारे में कोई बताइए मुझे। मेमोरी स्टोर करता है. मेमोरी स्टोर करता है. यानी मेमोरी यूनिट जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? मेमोरी यूनिट में. सीपीयू के शाबाश, अंदर जी बेटा। दिस स्टोरेज इज डन इन द मेमोरी यूनिट ऑफ द जी सीपीयू. हाँ, सीपीयू के मेमोरी यूनिट में हम स्टोर करते हैं. बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आते हैं मेमोरी यूनिट, जो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी यूनिट है उसकी अगर डायग्राम की बात करते हैं हम, तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट? टीचर टू। Two teachers. ठीक है,
प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी सही मेमोरी। सही। अच्छा ये बताइए मुझे बेटा कि प्राइमरी मेमोरी में कितनी काइंड्स होती हैं, टू कितनी टीचर, टू किस्म? काइंड्स होती हैं, अच्छा रैम और रॉम। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब मुझे दोबारा से फुल फॉर्म बताइए दोनों के। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रॉम की है रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड बेटा, आप लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग फीडबैक देते हैं। आप जो भी सवाल पूछा जाए आप लोग सब कोशिश करके जवाब देते हैं। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये बताइए कि सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सक्लूसिव मेमोरी भी कहा जाता है। सही। अच्छा ये बताइए बेटा कि सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। मैग्नेट ऑप्टिकल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। सही, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इन दोनों का फ़र्क बताइए। प्राइमरी मेमोरी में अगर मैं रैम और रोम का फ़र्क पूछूं तो क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? टीचर रैम जो है वो होती है, यानी मतलब कि रैम के अंदर जो भी डेटा हम लोग लिखेंगे अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर वो डेटा डिलीट हो जाएगा। चला जाएगा, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, रोम में डेटा नहीं जाता। रोम में डेटा अपनी जगह से हिलता नहीं है। जी हाँ, परमानेंट डाटा होता है। बूटिंग स्टार्टिंग का जो डाटा होता है वो रोम में होता है। क्लैपिंग हो जाए भाई। वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा अब ये बताइए कि सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है तो अगर हम कंपेयर करें तो डाटा किस में ज़्यादा स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में लार्ज अमाउंट में होता है। सही। और ये परमानेंट बेस पे होता है, ठीक है ना? Yes, अच्छा ये सारी डिवाइसेस जो हैं अगर हम इनकी तरफ आते हैं तो हम कंप्यूटर में जो परमानेंटली तौर पर जो डिस्क लगी हुई नज़र आती है वो कौन सी डिस्क होती है? हार्ड डिस्क। सही, शाबाश। अच्छा जब शुरू शुरू में कौन सी डिवाइस यूज़ होती थी फ्लॉपी डाटा को डिस्क, ट्रांसफ़र फ्लॉपी करने के लिए? डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। सही, शाबाश। अच्छा ये बताइए कि आजकल हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? यूएसबी फ्लैश डिवाइस। शाबाश, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अच्छा ये बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी नाइस। सीरियल बस। देखिए आप लोग तो क्लैपिंग नहीं कर रहे, मैं ही क्लैपिंग कर रही हूँ। अच्छा भाई, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा ये बताइए ये यूएसबी का एक और नाम क्या है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव। जी हाँ, पेन ड्राइव। वेरी नाइस, शाबाश बेटा, गुड। अच्छा ये बताइए कि कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ये किस टाइप का डाटा जो है ना वो मतलब स्टोर डिजिटल करता है? डेटा स्टोर करती सही सही है, सही, परमानेंटली शाबाश। स्टोर कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, शाबाश। सही सही। अच्छा ये बताइए बेटा कि डीवीडी और सीडी में क्या फ़र्क है? अगर मैं पूछूं कि डीवीडी में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है या सीडी में तो आप क्या बताएंगे? टीचर सीडी में। जी बेटा, डीवीडी में। डीवीडी में सीडी में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, शाबाश, वेरी गुड। ये अब्रिश थी, अब्रिश लार्ज है बेटा? अमाउंट में डेटा स्टोर होता है। सही। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा इस टॉपिक में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या कोई कंफ्यूजन बेटा? नो मिस। तमाम तर चीज़ें क्लियर हैं? यस मिस। एक दफ़ा दोबारा पूछूं, सबको क्लियर है? जी मिस, क्लियर है। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं कहीं पे भी। अभी मिस मुनीबा आपकी क्लास लेने वाली हैं, ठीक है? आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ओके मिस। ठीक है? अभी सही है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, लेकिन आप कहीं अल्लाह मत हाफिज जाइएगा, मिस। सही है? अल्लाह हाफिज मिस। ओके, आप लोगों के साथ क्लास लेने में बहुत मज़ा आया बच्चों, ठीक है? ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।
सोच है ना। अस्सलाम वालेकुम टीचर। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? यस। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास है हमारी आज? साइंस की। ठीक है बेटा, साइंस की क्लास है। आप लोग जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए साइंस की, और जी, बुक मिस का निकाल पेज रही हूँ। नंबर 21 खोल लीजिए। ओके मिस। यस। जी मिस खोल लिया। खोल लिया। खोल लिया। ठीक है, हम जो है बेटा लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर था वो लाइफ एंड लिविंग थिंग्स था। ठीक है, उसके हमने कुछ चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए थे, लेकिन हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं अभी हमारे रहते थे। तो आज जो हमारा Yes. सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? स्पेशल सेल, स्पेशल से जो कि आपके पेज नंबर 21 पर है। बुक के पेज नंबर 21 पे ये टॉपिक मौजूद है। जिन्होंने बुक ओपन नहीं की है वो बुक ओपन कर लीजिए। मिस 1 मिनट प्लीज। ठीक है बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। हमने कर लिए। कर लिए। ठीक है, वेरी गुड। ओके मिस। अच्छा बेटा, स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब्स, हमारा टॉपिक क्या है बेटा? स्पेशल सेल्स मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ सेल जो होते हैं बेटा वो स्पेशल होते हैं। स्पेशल किस लिहाज से? क्योंकि उनका फंक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और हर सेल का जो फंक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। इस वजह से कुछ सेल्स जो होते हैं बेटा स्पेशल सेल्स होते हैं। अब वो स्पेशल सेल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, ह्यूमन एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब अगर हम बात करें बेटा हम अपनी, ठीक है, ह्यूमंस की या फिर और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स में बेटा डिफरेंट सेल्स होते हैं और हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सबसे पहले हमारे पास बेटा कौन से सेल्स हैं? नर्व सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स हैं? नर्व सेल्स हैं। अब नर्व सेल्स का फंक्शन क्या है? Nerve cells have long thin fibers which carry messages from one part of the body to another. अब नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है बेटा? नर्व सेल क्या करते हैं? मैसेज ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मैसेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। ठीक है, आप कोई भी चीज सेंस कर रहे हैं, ठीक है, आपको गर्मी लगती है, आपको सर्दी फील हो रही होती है, ठीक है, आपको पेन होता है, तो ये आप कैसे फील कर रहे होते हैं? ये मैसेजेस आपके ब्रेन तक कैसे जा रहे होते हैं? ये मैसेज जा रहे होते हैं बेटा बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, कोई भी चीज आप सेंस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, तो ये आप कैसे फील कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। अगर ये नर्व सेल्स नहीं होंगे तो आपको अपने सराउंडिंग्स में होने वाली जो मूवमेंट है, जो सेंसेशन है, उसका आपको आइडिया नहीं हो सकेगा। नर्व सेल्स बहुत ही बारीक होते हैं, थिन होते हैं और लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे बारीक से सेल्स होते हैं, जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बेटा। फर्स्ट डायग्राम जो है वो नर्व सेल्स की है। ठीक है, तो नर्व सेल्स का फंक्शन हमने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ और भी ऐसे सेल्स हैं जिनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। इसके बाद हमारे पास आ रहा है रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स क्या है? ठीक है, हम हमारे सबकी बॉडी में बेटा रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अब इन रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में, हमारे हर सेल्स में कैसे जा रहा है? बाय द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे बेटा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसी वजह से बेटा जिन बच्चों में क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जिनमें खून की कमी होती है, उनका अक्सर जो है बेटा वो सांस फूलता है। क्यों? क्योंकि उनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो वो ऑक्सीजन भी कम कैरी कर सकेंगे। ठीक है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा बेटा? सांस जो है फूलेगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी की डेफिशिएंसी है बॉडी में, और आरबीसी क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड रेड ब्लड सेल्स हो गए। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा? पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स बेटा कहाँ होते हैं? ये पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, ये प्लांट्स के सेल्स हैं। पोलन ग्रेन्स ऐसे सेल्स होते हैं बेटा जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन सबको पता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब कुछ पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? उनकी सरफेस जो होता है बेटा स्पाइक
स्पाइक लाइक होती है, स्पाइकी सरफेस होती है, मतलब उसमें छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं। और कुछ पॉलन ग्रेन्स में विंग्स होते हैं। अब ये विंग्स और स्पाइक्स जो है बेटा क्यों होते हैं पॉलन ग्रेन्स में? इसलिए होते हैं ताकि ये इजीली जो है बेटा अटैच हो जाए किसी एनिमल की बॉडी में, किसी इंसेक्ट की बॉडी में। और जब ये एनिमल और इंसेक्ट जाके फ्लावर पे बैठेगा, फ्लावर के पास जाएगा, तो ये पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी और एक नया फ्रूट जो है बेटा, एक फ्रूट डेवलप हो जाएगा। तो ये पॉलन ग्रेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं प्लांट्स के, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन में, पॉलिनेशन में मदद कर रहे होते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो फ्रूट नहीं डेवलप हो पाएगा, ठीक है। इसलिए पॉलिनेशन का प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ पॉलन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स, इपिथेलियल सेल्स, जो आपको पर्पल कलर के दिख रहे होंगे, ठीक है। ये इपिथेलियल सेल्स हैं। इन इपिथेलियल सेल्स का क्या फंक्शन है? ये इपिथेलियल सेल्स बेटा बहुत थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, एकदम बारीक से होते हैं। क्यों और ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये बेटा हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारी जो पूरी स्किन है वो इपिथेलियल सेल है। इसके अलावा बेटा हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, इसकी लाइनिंग में, एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ये इपिथेलियल सेल्स कवर हुए हुए होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इपिथेलियल सेल्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। जैसे हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, जर्म से बचा रही है, डस्ट से बचा रही है, हार्मफुल सनलाइट से बचा रही है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा इपिथेलियल सेल्स क्योंकि हमारी आउटर सरफेस में, बाहर वाली सरफेस में मौजूद होते हैं, स्किन के, ब्लड वेसल्स के, एलिमेंट्री कैनाल के, तो इस वजह से बेटा क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है। इसी वजह से हम इन सेल्स को क्या कह रहे हैं? स्पेशल सेल्स। कौन कौन से स्पेशल सेल्स हैं? नर्व सेल्स, जो मैसेज ट्रांसफर करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। सेकंड हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। थर्ड हमारे पास पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं बेटा? पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और इपिथेलियल सेल्स जो कि हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, हमारी आउटर सरफेसेस में मौजूद होते हैं, ये इपिथेलियल सेल्स बेटा प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। तो ये 4 टाइप के स्पेशल सेल्स जो हैं आपकी बुक में गिवन है। इसके बाद बेटा अगर आप नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 22, तो पेज नंबर 22 पे बेटा एक पूरी साइकिल एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, एक पूरी साइकिल एक्सप्लेन की गई है। मैं इस पूरी साइकिल को समझा देती हूँ। क्या कहा गया है इसमें? सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब सेल्स किस तरीके से टिश्यूज बन रहे हैं, फिर ये टिश्यूज किस तरीके से ऑर्गन्स बन रहे हैं, और फिर ये ऑर्गन्स किस तरीके से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये बात सबको पता है बेटा। सेल्स डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल्स लाइक देम। कोई भी सेल होता है बेटा, वो क्या हो रहा होता है? डिवाइड हो रहा होता है, रैपिडली डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, और वो होता रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल डिवाइड नहीं होगा बेटा तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। अब जब यही बेटा लिविंग सेल्स, क्या लिखा है? लिविंग सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। जब ये लिविंग सेल्स जो है बेटा आपस में ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बना लेंगे? क्या बना लेंगे बेटा? ये टिश्यू। टिश्यू बना लेंगे। वेरी गुड। अब क्या होगा जब यही टिश्यूज, ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन स्टमक। स्टमक। और स्टमक क्या है बेटा? स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, स्टमक क्या है बेटा? एक ऑर्गन है। जब ये टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गन बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्गन की एग्जांपल दी हुई है स्टमक की, ऐसे और भी बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे ऑर्गन्स? हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गई, तो ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं। और ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बन रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा स्टमक की, क्योंकि यहाँ पे स्टमक की एग्जाम्पल दी हुई है, जब मैं स्टमक की बात करती हूँ तो ये सिर्फ एक टिश्यू से नहीं बन रहा, ये बेटा ब्लड टिश्यू से भी बन रहा है मिलके, ये मसल्स टिश्यूज से भी मिलके बन रहा है, और ये नर्व टिश्यूज से भी मिलके बन रहा है। अगर आप बेटा अपनी बुक का पेज नंबर 22 देखेंगे तो उसमें आपको एक डायग्राम दिखेगी स्टमक एंड ऑर्गन के नेम से, ठीक है। ये स्टमक एंड ऑर्गन की अगर डायग्राम अगर आप देखें तो ये 3 टाइप के टिश्यूज से मिलके बन रहे हैं, नर्व टिश्यू से, ब्लड टिश्यू से और मसल टिश्यू से। तो बेटा कोई भी ऑर्गन जो है बेटा एक सिंगल टिश्यू से नहीं बनता, ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बन रहा होता है, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही बेटा क्या होगा जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाएंगे तो पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बना लेंगे?
डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टमक की एग्जाम्पल है बेटा, तो स्टमक से हम डाइजेस्टिव सिस्टम ही बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है सिस्टम की। जब सिस्टम की बात होती है बेटा, तो सिस्टम सिर्फ एक बंदे के मतलब एक चीज की वजह से नहीं चल रहा होता। ठीक है, उसमें डिफरेंट थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, जब ही हम उसको क्या कह रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं। तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि बेटा इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तभी तो एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। स्टमक के साथ बेटा उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें लिवर इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब ये सारे ऑर्गन्स मिल के एक साथ काम करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर क्या हो, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाए तब क्या होगा, ह्यूमन बन जाएगा एक। वेरी गुड। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बेटा आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा क्या बनेगा बेटा, ह्यूमन। ह्यूमन बन जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमन की एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, जब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, फिशेज हो, कोई प्लांट हो, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा किसी एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है स्टेप बाय स्टेप। सेल्स बनते हैं, स्टार्टिंग में सेल्स डिवाइड होते हैं, कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनता है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बना लेते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म की स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। हमारी बॉडी सिर्फ एक सिस्टम पे कंसिस्ट नहीं कर रही है, हमारी बॉडी बेटा बहुत सारे सिस्टम्स पे कंसिस्ट कर रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। हम ऑक्सीजन कैसे इनहेल कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है। हमारी बॉडी में से वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे एक्सक्रीट हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, हम सोच रहे हैं, हमें मैसेजेस कैसे मिल रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी में बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के बेटा हर पार्ट को ब्लड चाहिए, हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो कौन सा सिस्टम ऑक्सीजन कैरी करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम इनको सिस्टम क्यों कह रहे हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा लिवर भी इन्वॉल्व है, स्टमक भी इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा अगर हम क्या करें, अगर हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या मीनिंग है, इसमें बेटा लंग्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें जो है लंग्स भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा लंग्स के साथ बेटा विंड पाइप जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं वो भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये भी पूरा एक सिस्टम है। अगर हम बात करें बेटा नर्वस सिस्टम की, तो हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, आप सोचते हैं, फील करते हैं, मैसेजेस कैसे जा रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बाय द हेल्प ऑफ नर्व्स। अगर ये तीनों चीजें ना हो तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूजलेस है, वो काम नहीं कर सकेगा। अगर हम सिस्टम में से कोई एक चीज भी निकाल देंगे, एक चीज भी रिमूव कर देंगे, स्केप कर देंगे, तो वो सिस्टम बेटा यूजलेस हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाएगा। ठीक है, हार्ट के साथ आर्टरीज आ जाएंगी, वेन्स आ जाएंगी, ये सारे सिस्टम मिल रहे हैं बेटा, ये सारे ऑर्गन्स मिल रहे हैं तो एक कंप्लीट सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 सिस्टम जो है आपकी बुक में गिवन है और ये किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं इसकी एग्जाम्पल भी इन ऑर्गन सिस्टम्स में दी गई है। अच्छा, यहाँ तक बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सबको समझ में आ गया? अनम्यूट करके बताइए बेटा। मैंने बेटा माइक अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं।
बेटा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? यस मिस। अच्छा बेटा आप लोग अपने माइक अनम्यूट करिए। एल्सा आप करो बेटा। माइक अनम्यूट करके बताइए मुझे, माइक अनम्यूट हो रहा है आप लोगों का? यस मिस। अच्छा बेटा चलें ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा? सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन है, ठीक है। मैंने ना बेटा सबके माइक जो है अनम्यूट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा बेटा इसके बाद हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? कितने हैं बेटा हमारे पास सेंस ऑर्गन्स? जी बेटा अब्रिश आप बताइए बेटा। यस मिस। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव? कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? मिस 5। जी वेरी गुड। कौन कौन से हैं? आईज, ears, स्किन, टंग, नोज। वेरी गुड, ठीक है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। अल्लाह ताला ने बेटा हमें 5 सेंस ऑर्गन्स दिए, ठीक है। पहला कौन सा है बेटा? आईज, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं। सेकंड क्या है बेटा? ईयर्स, जिसकी मदद से हम सुन सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? स्किन है। फोर्थ टंग है। और फिफ्थ क्या है बेटा? नोज, ठीक है। अब इन हर सेंस ऑर्गन्स के बेटा फंक्शंस अलग हैं, ठीक है। कोई हमें साइट के पर्पस के लिए देखने के लिए काम आता है, ठीक है। कोई हमें जो है बेटा हियरिंग के पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है। कोई हमें सेंस के लिए, टच के लिए काम आता है, टंग टेस्ट के लिए, और नोज जो है बेटा स्मेल के लिए, ठीक है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके पर्पस जो है बेटा, जिनके फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। आज जो बेटा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इन सेंस ऑर्गन्स के, वो सिर्फ हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है बेटा? स्किन, ठीक है। आज जो है बेटा हम स्किन, टंग और नोज, ठीक है, ये 3 सेंस ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। बाकी जो ईयर है, ठीक है, और आईज हैं, क्योंकि लेंथी टॉपिक्स हैं इस वजह से ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा किस पे? स्किन पे। अच्छा स्किन का जो टॉपिक है वो कहाँ पर है? वो है बेटा आपके पेज नंबर 27 पे, ठीक है। पेज नंबर 27 आप लोग खोल लीजिए, ठीक है बेटा। पेज नंबर 27, ठीक है। पेज नंबर 27 पे हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो क्या है? स्किन, ठीक है। कोई रीडिंग करेगा बेटा पेज नंबर 27 की? जी मिस हम करें। Our करिए। bodies are covered in skin. The skin stops germs जर्म्स, ठीक है, and harmful uh, एंड chemics हार्मफुल केमिकल्स, chemicals getting into the body, and also provides protection against sunlight. It also prevents the loss of water from the body. The ठीक है, skin has two main layers, the inner layer and the outer layer, with a layer of fat bent. ठीक है बेटा। चले मैं इतना समझा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्किन क्या है बेटा? अवर बॉडीज आर कवर्ड इन स्किन, ठीक है। ये बात सबको मालूम है कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे कवर हुई हुई है? किससे कवर हुई हुई है बेटा? Skin से स्किन से स्किन से। हुई हुई है, ठीक है। और ये जो कवरिंग है स्किन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो स्किन है हमारी वो हमें जर्म्स से बचा रही होती है, हार्मफुल केमिकल से बचा रही होती है, सनलाइट से बचा रही होती है। बेटा अगर ये स्किन नहीं होगी ना तो जर्म्स बहुत इजीली एंटर हो जाएंगे हमारी बॉडी, ठीक है। सनलाइट जो है हमें बहुत आसानी से हमें डैमेज कर सकेगी। इस वजह से बेटा प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया है, किससे? स्किन से किया है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको जो है डायग्राम शो हो रही है, किसकी? स्किन की डायग्राम शो हो रही है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, स्किन की डायग्राम में अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में भी मौजूद है। द स्किन हैज टू मेन लेयर्स। क्या कहा जा रहा है कि स्किन की बेटा दो मेन लेयर्स होती है, द इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इतना जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, ये पूरा इनर लेयर का कहलाएगा। इनर मींस इनसाइड, अंदर की तरफ वाली लेयर, ठीक है। दो मेन लेयर्स पे हमारी स्किन डिवाइड हुई हुई है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर मतलब बाहर वाली, ठीक है, बाहर की लेयर, क्योंकि ये अपर साइड पे है इस वजह से हम इसको आउटर लेयर कह रहे हैं, और इनर लेयर लोअर साइड पे है इस वजह से हम इसको इनर लेयर कह रहे हैं, अंदर वाली लेयर, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, विद द लेयर ऑफ फैट बीनीथ, और इस इनर लेयर के नीचे एक फैटी लेयर है, मतलब फैट की भी एक लेयर है, ठीक है। और अगर हम आउटर लेयर के बाहर देखें तो डेड सेल्स की लेयर है। जो सेल्स बेटा डेड हो जाते हैं, रिप्लेस होने होते हैं, वो एकदम आउटसाइड द स्किन होते हैं, ताकि वो सेल्स जो है इजिली क्या हो जाए बेटा, रिप्लेस हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है बेटा, स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्किन आर नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। सम ऑल्सो गिव द सेंसेशन ऑफ पेन। क्या कहा जा रहा है बेटा कि हमारी पूरी स्किन में थ्रू आउट द स्किन नर्व सेल्स मौजूद हैं। अब नर्व सेल्स क्यों मौजूद हैं, किसी को आइडिया है बेटा कि हमारी स्किन में नर्व सेल्स क्यों हैं? सेल्स टीचर, नर्व सेल्स की वजह से हम समझ, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बेटा नर्व सेल्स हैं वो क्यों हैं, वो इसलिए हैं ताकि अगर हम टच करें या हमारी बॉडी पे प्रेशर हो या फिर हम कोई टेम्परेचर फील कर सकें, या फिर क्या हो बेटा, अगर आपको कहीं पेन होता है तो आपको पता लग जाता है कि मेरे इस एरिया में पेन हो रहा है। अगर बेटा ये नर्व सेल्स नहीं होंगे तो आप एकदम सेंसलेस हो जाएंगे, आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि अभी सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या है, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, टेम्परेचर क्या है, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा। अगर आपको कहीं कट भी लगेगा तो आपको उसका पेन भी फील नहीं होगा। तो ये नर्व सेल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रेशर को, टच को, पेन को, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को, हर चीज को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो हमारी फिंगर टिप्स होती है, ठीक है, हमारी जो फिंगर की टिप्स हैं, हमारे जो लिप्स हैं और हमारी जो टंग है, इसमें भी नर्व सेल्स मौजूद है, ठीक है। इसकी मिसाल है हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि अगर आप कोई चीज टच करते हैं, ठीक है, तो आपको फील हो रहा होता है कि उसकी सरफेस हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ है। ये आपको कैसे पता लग रहा होता है कि कोई चीज हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, रफ है? क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में नर्व सेल्स मौजूद हैं, और ये नर्व सेल्स बेटा आपको सिग्नल दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ये जो सरफेस है जिसको आप टच कर रहे हैं कि ये हार्ड है, स्मूथ है, कैसी है। या अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी गर्म चीज को पकड़ लेते हैं तो आप फौरन हाथ अपना पीछे कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपके नर्व सेल्स फौरन जो है सेंसेशन देते हैं और आपको बहुत ही हॉट फील होता है और आप अपना हाथ बिल्कुल पीछे हटा लेते हैं। अगर क्या हो बेटा, अगर आपको पता ही ना लगे, नर्व सेल्स ही ना हो, तो आपका हाथ पूरा क्या होगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो बेटा ये नर्व सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो थ्रू आउट द स्किन मौजूद हैं, और ये हर चीज को सेंस करके, हर चीज को फील करके बता रहे होते हैं कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपने देखा होगा कुछ लोगों का स्किन कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, कुछ लोगों का स्किन कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, अब कुछ लोगों का एकदम फेयर होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किस इंसान का कलर कैसा है। अगर वो अफ्रीकन कंट्रीज में रहने वाले हैं तो उनका यकीनन कलर जो होता है आमतौर से ब्लैक होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन होता है। जो एशियन कंट्रीज में रहने वाले हैं उनका उनका नॉर्मल होता है, ठीक है, ना इतना डार्क होता है ना इतना फेयर कलर होता है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग होते हैं उनका एकदम फेयर ब्राइट कलर होता है, ठीक है। अब ये तो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द कलरिंग ऑफ स्किन, ठीक है, अगर हम स्किन की कलरिंग की बात करें तो बेटा जो ब्लैक कलर के पीपल होते हैं जिनका स्किन कलर बहुत डल और डार्क होता है, उन वो बेटा ज्यादा प्रोटेक्शन में होते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो हार्मफुल रेस को, राइट अमाउंट ऑफ रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हार्मफुल रेज होती हैं उसको क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। तो जो डार्क कलर के लोग होते हैं उनकी स्किन जो है सन रेज से, हार्मफुल सन रेज से डैमेज होने से बच जाती है, ठीक है। जो जिनका फेयर कलर होता है उनमें जो है बेटा ऐसा पिगमेंट, मेलानिन जो पिगमेंट होता है, जो स्किन को क्या करता है, कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, पिगमेंटेशन दे रहा होता है।
ठीक है। तो जो आमतौर से जिनका फेयर रंग होता है वो ज्यादा खतरे में होते हैं, उनकी स्किन को डैमेज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जो डार्क कलर के लोग होते हैं, जिनका स्किन कलर डार्क होता है, डल होता है, उनमें क्योंकि मेलानिन बहुत ज्यादा होता है उनकी स्किन में, तो वो मेलानिन क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, स्किन को जलने से, सनबर्न होने से बचा रहा होता है। ठीक है, समझ में आई बात बेटा? यस मिस। तो स्किन का फंक्शन हमने समझ लिया, ठीक है, कि स्किन का फंक्शन क्या होता है। तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमें जर्म्स से भी बचा रही है, हमें हार्मफुल रेज से भी बचा रही है, ठीक है, हमें यूवी रेज से भी बचा रही है। ठीक है, तो स्किन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेंस ऑर्गन भी है, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ ये हमें सेंस भी कर रही है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा है उसको सेंस करके भी बता रही है कि आज टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म है, ठंडा है, क्या है। तो हर चीज की सेंसेशन कौन कर रही है, हमारी स्किन कर रही है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड सेंस ऑर्गन आ जाता है बेटा टंग। ठीक है, अब अगर हम टंग की बात करें, ये भी क्या है बेटा, एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, सेंस ऑर्गन इस लिहाज से है कि आप टंग के जरिए क्या करते हैं। ठीक है, किस चीज का आपको पता लगता है, बताइए बेटा। टंग के जरिए आप क्या फील कर रहे होते हैं, किस चीज में ये हेल्पफुल है सेंस ऑर्गन टंग? मिस इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। टंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, योर यस मिस। टंग है टेस्ट बर्ड्स, पेज नंबर 28 खोलिएगा बेटा। योर टंग है टेस्ट बर्ड्स। क्या कह रहे हैं कि आपकी जो टंग होती है, जबान होती है, उसमें टेस्ट बर्ड्स मौजूद है। अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या है बेटा, ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो आपकी पूरी टंग पे मौजूद होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, टेस्ट को फील करते हैं। ठीक है, आप कोई चीज मीठी खाते हैं, ठीक है, आप कोई चीज खट्टी खा रहे हैं, आप कोई चीज नमकीन खा रहे हैं, आप कोई चीज कड़वी खा रहे हैं। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक टेस्टेस। ठीक है, बिटर, सॉल्टी, सावर एंड स्वीट। ठीक है, हम 4 टेस्ट जो है बेटा इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। वो कौन कौन से हैं, बिटर कड़वा, सॉल्टी नमकीन, सावर खट्टा, एंड स्वीट क्या हो गया बेटा, मीठा। तो ये 4 टेस्ट हैं जिनको आप आसानी से जो है बेटा क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कौन फील करता है, हमारी जो टंग पे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होती हैं ये फील कर रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है, हमारी जो टेस्ट बर्ड्स है ये सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स ही क्या करती हैं, टेस्ट को डिटेक्ट कर रही होती हैं, फील कर रही होती हैं। कौन कौन से 4 टेस्ट हो गए जो हमारी टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट करती हैं, कौन कौन से हो गए बेटा, देख के बताइए, बुक में भी मौजूद है। रमल आप बता दो बेटा। मिस बिटर, ठीक है, सॉल्टी, सोर एंड स्वीट। ठीक है, ये 4 टेस्ट हैं, बिटर, सॉल्टी, सावर एंड स्वीट। ठीक है, अब अब क्या होता है बेटा, जब आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप ये टेस्ट जो है फील नहीं कर पाते। ठीक है, हम कहते हैं ना मुंह का जायका खराब हो गया। ठीक है, तो जब बीमारी के वक्त क्या होता है, अमूमन जब फीवर होता है तब क्या होता है, हम जो है इन टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अब साइंटिस्ट बेटा ये भी कहते हैं कि डिफरेंट एरियाज हमारी टंग में जो है, डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है, जो खास किस्म के टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो है अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हमारी टंग में जो है, हमारी जबान में डिफरेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट टेस्ट को क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, पोर्शन है, ठीक है, पोर्शन मौजूद है। कहीं पे बेटा जो है स्वीट टेस्ट फील होता है, कहीं सावर, कहीं बिटर, ठीक है, और कहीं सॉल्टी टेस्ट जो है फील हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कौन सा सेंस ऑर्गन है, टंग के बाद बेटा नोज, हमारे पास आ जाता है नोज। ठीक है, नोज के अलावा हमारे पास कौन से 2 सेंस ऑर्गन्स रह जाएंगे, आईज ठीक है, आईज और ईयर्स। एंड ईयर्स, ठीक है, आईज और ईयर्स जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये डिटेल वाले टॉपिक हैं, ये आज कवर नहीं हो सकते थे, इस वजह से मैं इनको अलग से समझाऊंगी, ये डिटेल वाले टॉपिक है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं नोज। नोज का पर्पस क्या है, नोज का फंक्शन क्या है, नोज में स्मेल करती है। स्मेल करती है। नोज का जो मेन पर्पस है बेटा, मेन फंक्शन है, वो क्या है, स्मेल करने का है, सूंघने का है। अब हमारी स्मेल जो है हमारी जो नोज है बेटा,
वो स्मेल कैसे कर रही है। ठीक है, अब हमारी सराउंडिंग्स में जो भी स्मेल है, जो भी केमिकल्स हैं, उसको कैसे डिटेक्ट कर रही है हमारी नोज। योर नोज कंटेन्स नर्व सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन द एयर। क्या कह रहे हैं बेटा, हमारी नोज में जो है नर्व सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हमारी नोज में भी नर्व सेल्स मौजूद हैं। नर्व सेल्स बेटा हर जगह पे होते हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स हैं, उसकी वजह है, अगर हमने स्किन पढ़ी थी उसमें भी नर्व सेल्स थे थ्रू आउट द स्किन। हम टेस्ट बर्ड्स की बात कर रहे हैं, उसमें भी नर्व सेल्स मौजूद हैं। अब हम नोज पे आए हैं तो बेटा नोज में भी नर्व सेल्स मौजूद हैं, क्योंकि ये नर्व सेल्स ही क्या करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अगर ये नर्व सेल्स नहीं होंगे तो आप कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ना आप क्या कर पाएंगे बेटा, ना टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ना आपको कोई सेंसेशन फील होगी। ठीक है, ना आप टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं, ना आप कोई चीज स्मेल कर सकेंगे। तो बेटा अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स रखे हैं, ताकि हम जो सराउंडिंग में हो रहा है उसको आसानी से क्या कर सकें बेटा, डिटेक्ट कर सकें। अब बेटा हमारी नोज में क्या मौजूद होते हैं, हमारी नोज में नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स से। ठीक है, हमारे एयर में जो भी स्मेल है, जो भी केमिकल्स हैं, उससे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसको फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है, व्हेन यू ब्रीद इन, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं थ्रू योर नोज, व्हेन यू ब्रीद इन थ्रू योर नोज, these chemicals dissolve in the thin film of water। ठीक है, जब आप सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है, ये केमिकल्स आपके बेटा नोज में मौजूद वाटर में, एक थिन फिल्म ऑफ वाटर होती है, हमारी नोज में एक बारीक सी लेयर होती है वाटर की, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं केमिकल्स। ठीक है, अब जब ये केमिकल्स उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या होता है बेटा, ये डिसॉल्व केमिकल्स हमारे नर्व सेल्स डिटेक्ट करते हैं। जब नर्व सेल्स इन डिसॉल्व केमिकल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर ये हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। जब हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है तब हमें पता चलता है स्मेल के बारे में। ठीक है, कि फिर क्या होता है बेटा, जब ये सिग्नल हमारे ब्रेन में जाएगा नर्व सेल्स के जरिए, तब जो है बेटा क्या होता है, तब जो है हम स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइदर इट इज बैड और गुड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बैड स्मेल भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, या कोई और दूसरा केमिकल भी हो सकता है। तो इस तरीके से बेटा हमारे ब्रेन तक सिग्नल जा रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है बेटा, नोज का फंक्शन समझ में आ गया। यस मिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई सवाल हो? नो मिस। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी है? मिस अब कल इंग्लिश की भी है। हाँ ठीक है, नहीं आज नेक्स्ट क्लास कौन सी है, साइंस के बाद कौन सी क्लास है? बस ये लास्ट है। लास्ट क्लास है, यस कंफर्म है मैम। बेटा? ठीक है, फर्स्ट आपकी कौन सी क्लास हुई थी बेटा? फर्स्ट मैथ की हुई थी। मैथ की, सेकंड कंप्यूटर, कंप्यूटर की। और थर्ड साइंस है। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट क्लास है, मैं बस 5 मिनट आप लोगों के और लूंगी, फिर मैं ये क्लास जो है ठीक है एंड कर दूंगी। अच्छा बेटा, मैंने कौन से 4 टाइप के स्पेशल सेल्स पढ़ाए हैं? ऑनलाइन का। कौन कौन से हैं बेटा, अनम्यूट करके बता दीजिए। ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वेरी गुड। pollen grain, pollen grains, very good. And last is epithelial cells। epithelial cells, very good। अब बेटा ये चार्ट देखिए और मुझे फॉर्मेशन बताइए, किस तरीके से सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से स्टमक, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जब मिस सेल्स मिलते हैं तो क्या पहले बनता है? जी बेटा, फिर उससे ना सेल्स टिश्यू बनते हैं, वेरी गुड। फिर स्टमक, ठीक है, एक ऑर्गन बन जाता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो पूरा क्या फॉर्म हो जाता है? पूरा ह्यूमन हो जाता है, ह्यूमन। हाँ, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, वेरी गुड। इसके बाद बेटा अब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, एक एक करके मुझे सबके नेम बता दीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, कैलकुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है बेटा, तो ये 5 और मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी। इसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही बेटा अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं। वो 5 सेंसेस कौन कौन से हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं?
आईज, ईयर्स, स्किन, टंग एंड नोज। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, सारे बच्चे अनम्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, सारे Miss बच्चे eyes, बेटा। ear, skin, ठीक है, tongue, nose. ठीक है, वेरी गुड एल्सा। अच्छा, स्किन का फंक्शन मुझे बता दीजिए, स्किन का फंक्शन क्या है? outer layer, वो है हमें है? हमारी बॉडी को कवर्ड करती है ठीक है, और हमें केमिकल्स और जर्म से प्रोटेक्ट करती है, ठीक बचाती है, है। वेरी गुड। इसमें टू ठीक है, मेन लेयर हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। वेरी गुड। ठीक है, और सबसे नीचे फैटी लेयर है। ठीक है बेटा, और ये स्किन जो है सेंस भी करती है टच को, प्रेशर को, कोल्ड को, टेम्परेचर हॉट, को, ठीक है, हीट हीट को। को, हर चीज को ये सेंस कर रही होती है। इवन जो आपको पेन होता है वो भी ये सेंस करती है। इसके बाद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है बेटा? टंग। टंग का क्या फंक्शन है बेटा? टीचर टंग tongue हमें को टेस्ट करती है, टेस्ट बर्ड है ये, ठीक टेस्ट है, इसमें बर्ड है। टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं और ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं बेटा टेस्ट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। 4 बेसिक टेस्ट कौन कौन से हैं? bitter, बिटर, salty, sour and सॉल्टी, sweet. स्वीट और salt. ठीक है, बिटर, सावर एंड स्वीट एंड सॉल्टी, ये 4 बेसिक टेस्टेस हैं। Yes, अच्छा, miss. नोज, नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास नोज था। नोज नोज का क्या टीचर फंक्शन है? एयर करंट करती है थ्रू द नोज और हम ठीक है, स्मेल भी कर सकते हैं किसी चीज को। किसी चीज की स्मेलिंग में काम आती है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आप कोई क्वेश्चन है बेटा? No, miss. मैं क्लास वाइंड अप कर दूं? ओके मिस। चलो ठीक Yes. है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज बेटा। Allah हाफिज Hafiz, miss. मिस। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.